Good morning everyone, my name is Ishita and today we'll have a brief discussion about mechanism of nutrient absorption in plants। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स की रूट जो है एसेंशियल मिनरल्स और आयंस को अपटेक करती है अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। फिर सॉइल सॉल्यूशन जो होता है वो वाटर फेज जो सॉइल में प्रेजेंट है यानी कि वाटर कंटेंट जो सॉइल में प्रेजेंट है जिसमें कि आयंस हमारे डिजॉल्व हैं, ये इमीडिएट सोर्स होता है प्लांट के लिए न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिएंट्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो, बेस्ड ऑन द अमाउंट दे आर नीडेड इन। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं जैसे कि NPK, CA, MgS, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं पर ये एसेंशियल भी उतने ही होते हैं, यानी कि इनकी जगह कोई और न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता। फिर रूट की बेसिक एनाटॉमी पे आते हैं तो रूट हेयर जो कि मेजर अपटेक साइट है जहाँ से हमारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कुछ प्लांट्स में एंडोडर्मिस के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप भी प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल एंड देन जाइलम। कमिंग टू माइकोराइजा एंड माइक्रोब्स, ये सिम्बायोटिक फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने में मदद करते हैं और फॉस्फोरस और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको सोल्यूबलाइज करने में मदद करते हैं। राइजोस्फेयर एक नैरो लेयर होती है सॉइल की अराउंड द रूट्स ऑफ द प्लांट, और ये जो क्या करते हैं इसकी इफेक्ट होता है रूट एक्सुडेट से। एक्सुडेट जो है प्रोटीन्स और बाकी अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्लांट की रूट जो है एग्जीक्यूट करती है सॉइल के अंदर। ये जो है प्लांट के अराउंड के जो pH, माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में कि सॉइल में जो आयंस हैं वो रूट के इंटीरियर में कैसे मूव करते हैं। तो सबसे पहले आता है सॉइल सॉल्यूशन कांटेक्ट, यानी कि जो हमने पहले सॉइल सॉल्यूशन पढ़ा था जो कि वाटर फेज है सॉइल का जिसमें आयन डिजॉल्व होते हैं, रूट्स जो हैं उसके कांटेक्ट में आती हैं। और फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप यानी कि अप्रोच टू रूट सरफेस, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स और आयंस हैं वो रूट के सरफेस को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ये तीन टाइप से हो सकता है, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। मास फ्लो का मतलब है वाटर के साथ जो मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की उसे हम मास फ्लो कहते हैं, ये ट्रांसपीरेशन बेस्ड होती है। फिर डिफ्यूजन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे होता है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जब वाटर मूव करता है तो उसके हिसाब से जो भी न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है। और रूट इंटरसेप्शन होता है यानी कि फिजिकली जो रूट है वो अलग अलग सॉइल के पार्ट्स में जाके ग्रो होती है और वहाँ पे जो उसके न्यूट्रिएंट्स कॉन्टैक्ट में होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। स्टेप 3 आता है आयन एक्सचेंज एट रूट सरफेस, यानी कि रूट के सरफेस के कांटेक्ट में जो भी आयन और न्यूट्रिएंट्स आए हैं अब उनका एक्सचेंज कैसे होगा। ये दो टाइप से हो सकता है, कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज मतलब कि रूट में जो ऑलरेडी H पॉजिटिव प्रेजेंट है वो रिप्लेस कर देता है K पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव को जो सॉइल के पार्टिकल पे हैं। और एनायन एक्सचेंज यानी कि रूट के पास जो OH नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं NO3 नेगेटिव और Cl नेगेटिव से, जिससे कि हमारे पास न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं अपटेक के लिए। जैसे कि डायग्राम में ये रूट हेयर है जिसमें H पॉजिटिव जो है वो जो है रिप्लेस हो रहा है Ca2 पॉजिटिव से, और बाकी यहाँ पे एनायन एक्सचेंज चल रहा है। ऑन स्टेप 3 वी हैव एंट्री इनटू रूट हेयर, यानी कि मेन जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है ये दो टाइप्स हो सकता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऐसा एब्जॉर्प्शन जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो और वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से हो, यानी कि फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसे हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये डिफ्यूजन के बेसिस पे होता है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसमें हमें ATP रिक्वायर्ड होता है और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि लो से हाई कंसेंट्रेशन। फोर्थ स्टेप आता है मूवमेंट इनसाइड द रूट कॉर्टेक्स, यानी कि अब रूट कॉर्टेक्स के अंदर जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट कैसे होगी। जाइलम वेसल में एंटर करने के लिए जो है दो रूट्स होते हैं हमारे पास, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक रूट वो होता है जिसमें कि वाटर मूव करता है थ्रू सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें सेल मेम्ब्रेन को जो है वाटर क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे कि इसमें येलो एरो से में शो हो रखा है। सबसे पहले जो एपिडर्मिस में एंटर करते हैं न्यूट्रिएंट्स तो सेल वॉल के थ्रू जो है वो आगे मूवमेंट करते हैं, पर एंडोडर्मिस में क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है इसलिए वो मूवमेंट एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में चेंज हो जाती है और फिर वो पेरिसाइकल के थ्रू मूव करता है जाइलम की तरफ जाने के लिए। सेकेंड आती है हमारे पास सिम्प्लास्ट रूट। सिम्प्लास्ट रूट में क्या होता है, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सेल के थ्रू मूव करते हैं, यानी कि थ्रू साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। ये कुछ स्मॉल चैनल की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोमेस्टेटा।
इस रूट के थ्रू जो है, जो लिविंग पार्ट है सेल का, उसके थ्रू हम मूवमेंट करा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसमें की पॉइंट है कि जो न्यूट्रिएंट है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा और प्लाज्मोमेस्टेटा यानी कि जो स्मॉल चैनल्स के जो कनेक्शन है उनके थ्रू ये होता है। अब आती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि हमने एंडोडर्मिस में पढ़ी थी। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कुछ नहीं, एक थिन वाटरप्रूफ बैंड है जो कि सुब्रिन और लिग्निन का बना होता है। ये रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स पे प्रेजेंट होता है एंडोडर्मल सेल्स की। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये एपोप्लास्टिक फ्लो को सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो भी मूवमेंट हमारी थ्रू सेल वॉल्स हो रही थी उसको जो है ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए कन्वर्ट कर देता है सिम्प्लास्ट मूवमेंट पे, जिससे कि न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो रेगुलेट हो सके और सिर्फ जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव वही प्लांट अपटेक करे और एक्सेस और हार्मफुल जो है आयंस हैं वो एक्सक्लूड हो जाएं। ये होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस होता है लॉस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम जाइलम बैक टू द सॉइल, यानी कि जाइलम से सॉइल में मिनरल्स का वापस जाना ऐसा ना हो, इसलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होती है। स्टेप 5 आता है लोडिंग इनटू द जाइलम, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने जाइलम तक पहुंचा दिए उसके बाद वो एक्टिवली जाइलम में लोड होते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो इसमें हेल्प करते हैं, जो मेन आयन जैसे K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव और फॉस्फेट, इसमें इन प्रोटीन्स का काम आता है। स्टेप 6 है अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन वाया ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। तो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम एक कंबाइंड प्रोसेस है जिसके अंडर हमारे पास ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर और कोहेजन टेंशन फोर्सेस आते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल हमारा लीफ से स्टार्ट होता है जहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से लीफ पे नेगेटिव प्रेशर बनता है और वो वाटर को ऊपर मूव करने के लिए फोर्स करता है। रूट प्रेशर यानी कि रूट में ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर का मूवमेंट होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है और फिर वो भी वाटर को ऊपर मूव करने के लिए फोर्स करता है। कोहेजन टेंशन फोर्सेस यानी कोहेजन यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्सेस हैं जो उनको कंबाइन रख रहे हैं वो कोहेजन फोर्सेस होते हैं। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं इन पे एक टेंशन पड़ती है जो कि हमारे पास ट्रांसपिरेशन पुल और रूट प्रेशर की वजह से होती है, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और फिर ऊपर मूव करते हैं। और ऊपर मूवमेंट की वजह से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बाद में लीव्स, स्टेम्स और बाकी जो डेवलपिंग ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लास्ट में आती है हमारे पास समरी टेबल। इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस होता है सॉइल सॉल्यूशन फॉर्मेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है वो वाटर में जो डिसॉल्व हो जाते हैं। इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और कोई भी पाथवे इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सेकेंड आता है हमारे पास आयन एक्सचेंज, यानी कि रूट एक्सुडेट्स यानी कि जो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स थे वो एक्सचेंज रहते हैं आयन्स के साथ सॉइल पार्टिकल्स में। ये इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमल होती है, यानी कि लगभग ज़ीरो, और इसमें सरफेस इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। वैसे रूट हेयर एब्जॉर्प्शन, यानी कि न्यूट्रिएंट जो है वो रूट के हेयर्स में डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर करते हैं। इसमें एनर्जी पैसिव या एक्टिव दोनों तरह से रिक्वायर्ड हो सकती है और पाथवे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है। देन कमिंग टू मूवमेंट थ्रू कॉर्टेक्स, यानी कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो मूवमेंट है उसके बाद वो होती है हमारे पास एंडोडर्मिस तक। ये पार्शियली एक्टिव होता है और मूवमेंट हमारे पास एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट है ही। फिर जाइलम लोडिंग, यानी कि आयंस जो है वो एक्टिवली जाइलम में लोड करे जाते हैं। इसमें हमारे पास ATP जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है और इस सिम्प्लास्ट मूवमेंट के थ्रू होता है। देन अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, यानी कि न्यूट्रिएंट और वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल जो हमारे पास मेन फोर्स था उसके थ्रू ऊपर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और इस जाइलम स्ट्रीम के थ्रू होते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।